हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। ये क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जितने भी दे रहा हूँ सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन हैं और ये वाकई अच्छे क्वेश्चन हैं। आप पढ़ेंगे तब आपको भी लगेगा कि अच्छे हैं। ये आपको एचजीएस या पीसीएसजे में जब आपके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रश्नों के आंसर के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। चूंकि याद रखिएगा कि आपको समय उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलेगा और सब कितना कितना लिखेंगे ये डिफरेंट रहेगा। उन पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपनी तैयारी और अपनी प्रैक्टिस कैसी करी है। ये सबका अलग अलग रहेगा, टाइम सबके पास समान रहेगा। तो अपनी अपनी लिखने की और जो पूछा गया है उसको बताने की काबिलियत आपके आंसर में दिखाई देगी और इसी बात के आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो मैं सभी वीडियो में बताता रहता हूं कि जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। क्योंकि लिखने के लिए तो किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने के लिए किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, लेकिन वो सब हम नहीं लिख सकते एग्जाम में क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और एक क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको करना है। तो हमें कितना लिखना है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। और जज करने के लिए जुडिशियल एग्जाम वॉचर आपके साथ है। आपको कम लिख करके ज्यादा बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अभियुक्त की शिनाख्त परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तथा उसका साक्ष्य में क्या मूल्य है। तो हमें बताना है अभियुक्त की शिनाख्त परेड और उसका साक्ष्य में क्या मूल्य है। दूसरी बात बतानी है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस बारे में दिए गए संबंधित प्रावधान का संदर्भ भी हमें यहां पर लिखना है। तो ये आप सबको पता है कि अभियुक्त की शिनाख्त परेड को धारा 9 सेक्शन 9 धारा 9 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम में धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। उसमें और भी कई तरह के तत्वों को सुसंगत माना गया है, जिसमें से एक ये वस्तुओं या व्यक्तियों के अनन्यता के संबंध में या पहचान के संबंध में जो भी तत्व होते हैं उनको इसमें सुसंगत माना गया है धारा 9 के अंतर्गत। तो हमें बताना है अभियुक्त की शिनाख्त परेड। तो पहले बता देते हैं इसके बारे में। तो अभियुक्त की शिनाख्त परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत शिनाख्त परेड को सुसंगत माना गया है। धारा 9 का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान को साबित करना है, बस इतना ही इसका उद्देश्य है। चाहे जिस तरह के फैक्ट आ रहे हों, लेकिन उसमें उद्देश्य उसका यही है। अब हमें बताना है कि अभियुक्त की शिनाख्त परेड कैसे, क्या। तो अभियुक्त की पहचान साबित करने का ढंग या तरीका शिनाख्त कार्यवाही कहलाती है। शिनाख्त, अभियुक्त की शिनाख्त परेड के बारे में हम लिख रहे हैं तो हमने बता दिया कि कहां पर है उसका प्रावधान और उसका उद्देश्य क्या है। अब हम परेड बताएंगे, शिनाख्त परेड क्या होती है। तो अभियुक्त की पहचान साबित करने का ढंग या तरीका शिनाख्त कार्यवाही कहलाती है और यह अन्वेषण की अवस्था में संपन्न की जाती है या किया जाता है। शिनाख्त परेड या पहचान परेड से यह साबित किया जाता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो न्यायालय के समक्ष है, जो न्यायालय के समक्ष वही है जैसा कि अपराध में अपकथित किया गया है। कहने का आशय यह है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो न्यायालय के समक्ष है वही है। तो न्यायालय के समक्ष, जो न्यायालय के समक्ष है वही है जैसा कि आरोप में अभिकथित किया गया है। तो शिनाख्त परेड या पहचान परेड से यह साबित किया जाता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो न्यायालय के समक्ष है वही है।
तो यहाँ है भी लिख सकते हैं। है वही है जैसा कि आरोप में अभिकथित किया गया है। जो आरोप में, चार्जशीट में जो भी बताया गया है उस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में, वो वही है। यह इसका शिनाख्त परेड से हम ये साबित करते हैं। परेड का उद्देश्य एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति को जिसे साक्षी ने घटना के समय देखा था। परेड का उद्देश्य साबित तो करना है, लेकिन क्या साबित करना है? वह व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष खड़ा है वो वही है जैसा आरोप में कथित है। अब वो वही है, ये कैसे हमने बताया? ये परेड का उद्देश्य एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति को जिसे साक्षी ने घटना के समय देखा था, कई व्यक्तियों के साथ एक लाइन में खड़ा करके उनके बीच में से साक्षी के पहचानने की क्षमता के प्रश्न पर उसकी सत्यवादिता को परखना होता है। तो ये बहुत संक्षिप्त में लिखा, इसमें काफी चीजें हैं जो पहले से इसकी कार्रवाई जब आप पढ़ेंगे तो आपको नेट वगैरह में आप सर्च करेंगे तो आप जब शिनाख्त कार्रवाई पढ़ेंगे तब आपको काफी अच्छा लेख मिल जाएगा पढ़ने को। बहुत सारे पढ़े हैं, बुक में तो उतना ज़्यादा नहीं दिया जितना कि नेट में पढ़ा हुआ है। बहुत से विद्वानों के ऐसे पढ़े हुए हैं, उसमें आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो वहाँ देखिए तो आपको पता चलेगा शिनाख्त कार्रवाई की कितनी व्यवस्था और किस किस तरह से होती है। लेकिन हमें तो सिर्फ बताना है यहाँ पर अपने प्रश्न में कि शिनाख्त परेड क्या है, तो हमने बता दिया क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और कैसे की जाती है। तो हमने बता दिया इसको, हमने बता दिया कि धारा 9 के अंतर्गत शिनाख्त परेड को सुसंगत माना गया है और धारा 9 का उद्देश्य है किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान को साबित करना। और ये साबित करते अभियुक्त की पहचान साबित करने का ढंग या तरीका शिनाख्त कार्रवाई कहलाती है। शिनाख्त कार्रवाई जो ये कहलाती है ये अन्वेषण के दौरान संपन्न की जाती है। यदि की जाती है तब शिनाख्त परेड या पहचान परेड से यह साबित किया जाता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो न्यायालय के समक्ष है वही है जैसा कि आरोप में अभिकथित किया गया है। परेड का उद्देश्य एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति को जिसे साक्षी ने घटना के समय देखा था, कई व्यक्तियों के, तो उस व्यक्ति को जो अभियुक्त है जिसको साक्षी ने देखा था, जिस पर आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति को कई व्यक्तियों के साथ एक लाइन में खड़ा करके उनके बीच में से उसको पहचानने के लिए कहा जाता है साक्षी को, जिससे उसके पहचानने की क्षमता का जो प्रश्न होता है उसकी परख हो जाती है कि वो सही है या नहीं है और उसने सही व्यक्ति को पहचाना। तो एक लाइन में खड़ा करके उसके बीच में से साक्षी के पहचानने की क्षमता के प्रश्न पर उसकी सत्यवादिता को परखना होता है। और इस बात को हम बताएंगे एक मामले से। मामला है किरण प्रकाश पांडुरंग मोकस। किरण प्रकाश पांडुरंग मोकास वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ये 1999 का मामला है। तो इसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त शिनाख्त परेड में शामिल होने से मना करता है तब उसके विरुद्ध धारा 54A CRPC के अंतर्गत विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमसे ये क्वेश्चन इसकी लास्ट में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस बारे में दिए गए संबंधित प्रावधान के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो हमने जो अभी आंसर लिखा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में लिखा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान दिया। अभी हमको शिनाख्त परेड के संबंध में, इस संबंध में, शिनाख्त कार्रवाई के संबंध में हमको CRPC के प्रावधान देने हैं। तो वो जो सेक्शन है वो इस केस के अंतर्गत एक तो आ गया, दूसरा भी सेक्शन को भी लिखेंगे भी। तो हमें यह पता चल गया कि CRPC की जो धारा 54A है, 54A है, उसमें भी शिनाख्त के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है। वो क्या प्रावधान किया गया है अभी इसके बाद हम उसको लिखने वाले हैं। लेकिन हमें बताना है
कि उसका शिनाख्त परेड तो बता दी, लेकिन उसका साक्षिक मूल्य नहीं बताया। तो अभी हमको उसका साक्षिक मूल्य भी बताना है। तो इतना करने के बाद हम साक्षिक मूल्य पे तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है आंसर भी हम वैसे करते जा रहे हैं। शिनाख्त परेड का साक्ष्य सारवान साक्ष्य नहीं होता, बिल्कुल ये याद कर लीजिए, बल्कि इसका प्रयोग न्यायालय में किए गए कथनों की संपुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये याद कर लीजिए, शिनाख्त परेड का साक्ष्य सारवान साक्ष्य नहीं होता, और इसका प्रयोग यदि होता है तो न्यायालय में किए गए कथनों की संपुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इतना ही इसका मूल्य होता है, और इस मूल्य को हमें सही साबित करने के लिए एक हमको केस ला देना है। तो इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 का केस है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि साक्षी की गवाही और उसके द्वारा पहचान परेड में पहचान के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। तो इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 के वाद में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि साक्षी की गवाही और उसके द्वारा पहचान परेड में पहचान के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि इसका साक्षिक मूल्य क्या है, कि ये एक इतना मजबूत साक्ष्य नहीं है कि इसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सके, इतना मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोरबोरेशन के लिए न्यायालय में इस साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। अब हमारा कंप्लीट हो गया, शिनाख्त परेड क्या है, उसका साक्षिक मूल्य क्या है। ठीक है, अब हमें बताना है दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में। तो हमने केवल मेंशन कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54A में गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त तथा धारा 291A में मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 54A के संबंध में हम लिख लेते हैं, और धारा 291A के संबंध में सिर्फ मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा अगर कोई रिपोर्ट लिखित और हस्ताक्षरित की गई है इस संबंध में, तो उसको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। जरूर नहीं कि उसको बुलाया जाए, लेकिन यदि न्यायालय चाहता है तो उसको बुला सकता है। और वो 291A को आप देख सकते हैं, उसमें एक कड़ी और है, लेकिन वो कि सेक्शन जो साक्ष्य अधिनियम के हैं यदि वो लागू होते हैं तो उनको लिखना मैं इसमें यहाँ जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने धारा 291 को सिर्फ संदर्भित किया है, उसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शिनाख्त से संबंधित धारा जो 54 है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, ये लिखना थोड़ा सा उचित समझता हूँ मैं, इसलिए मैंने इस उत्तर में इसको ऐड कर दिया। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो सक्षम अधिकारिता रखने वाला न्यायालय थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश देगा। जैसा भी न्यायालय उचित समझे उस तरह से शिनाख्त कराने का आदेश देगा। तो धारा 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त कराने से संबंधित है, और ये जो है थाने के भार साधक अधिकारी या थाने के भार साधक अधिकारी हैं, उनके निवेदन पर ऐसा होगा, और न्यायालय निर्देश देगा कि जैसा वो न्यायालय उचित समझता है उस तरह से वो शिनाख्त कराए। तो धारा 54A आप वहां पढ़ सकते हैं, उसका लब्बो लुभाव यही है कि यदि जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो अगर ऐसी बात है तो थाने का भार साधक अधिकारी जिस
न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या जहां वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वहां सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में थाने का भार साधक अधिकारी प्रार्थना पत्र देगा, यानी कि अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश न्यायालय देगा इनको। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास करिए, लिखने की प्रैक्टिस होगी, या फिर कंसेप्ट आपके दिमाग में रखा है कि धारा 54A में क्या है, तो बस आप अपनी शब्दों में उसको लिख लेंगे या लिख देंगे एग्जाम में। तो इस तरह से हमने धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया उसको हमने यहाँ पर शब्द सीमा के अंदर लिखा। अगर आप इसे एक बार लिख करके देखें, आप 5 से 7 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को लिख देंगे, अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया है तो। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करने के लिए, वो तो सेक्शन 9 आपको याद ही है, और इसके साथ में आपको इस शिनाख्त कार्रवाई कैसे की जाएगी ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इसके बाद आपको ये एक केस ला जो है कीवन प्रकाश पांडुरंग मोकाश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि वो मना करता है तो फिर उसके विरुद्ध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। धारा 54A CRPC के अंतर्गत। और शिनाख्त परेड का साक्षिक मूल्य क्या है, तो आपको पता चल गया कि इसका कोई सारवान या सब्सटेंटिव एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती है। यह संपुष्टिकारक साक्ष्य हो सकता है। और इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 का आपको ये मामला याद रखना है, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है। और इसके बाद फिर हम, चूंकि इकबाल वाले में कह दिया गया है कि शिनाख्त परेड यानी कि साक्षी की गवाही और शिनाख्त परेड की पहचान का साक्ष्य ये किसी भी अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि इस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। स्पष्ट है कि वो सारवान साक्ष्य नहीं है। इसके बाद हमने CRPC के जो प्रावधान हैं उनको संदर्भित किया, तो धारा 54A और धारा 291A को हमने संदर्भित कर दिया। और इसके बाद हम धारा 54A को लिख देंगे, गिरफ्तार व्यक्ति के शिनाख्त के आदेश के संबंध में इस धारा में बताया गया है, तो हम उसको लिख देंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए, मेरे वीडियो सुनिए और मुझे कमेंट करिए। आपको हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है मेरे वीडियो से, जैसा भी हो आप हमें कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूला करें, क्योंकि कमेंट आपके बहुत कम आ रहे हैं इस समय मेरे पास। तो मैं सोच नहीं पाता हूं कि आप मेरे चैनल में और क्या चाहते हैं। तो आप बताते रहेंगे, मैं प्रयास करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा आपके लिए। धन्यवाद।